Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो यही आता है कि सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? सो partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. इसका क्या मतलब है कि पार्टनरशिप सबसे पहले तो भाई एक रिलेशन होता है. कैसा रिलेशन होता है? पर्सन्स के बीच का रिलेशन होता है जिन्होंने एग्री कर लिया होता है कि जो भी वो लोग बिजनेस, ऐसा हो सकता है कि वो सारे के सारे मिलके एक बिजनेस चला रहे हो, किसी भी चीज से रिलेटेड वो बिजनेस हो, वो चला रहे हैं उस बिजनेस को, ठीक है, और सारे मिलके चला रहे हैं. तो उन्होंने एग्री कर लिया है कि हम उसके जो प्रॉफिट्स हैं हम चला भी साथ में रहे हैं, तो प्रॉफिट्स भी हम सब मिलके ही वो शेयर करेंगे, है ना. और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक हो जो उन सब के हिसाब से काम कर रहा हो, उन सब के बेसिस पे काम कर रहा हो. तो वही लिखा हुआ है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उन सब के लिए वो एक अकेला पर्सन काम कर रहा हो. तो एक रिलेशन बन जाता है जिसमें वो सारे मिलके काम कर रहे होते हैं, या फिर उनमें से कोई एक उन सब के लिए काम कर रहा होता है. और फिर वो एक जो रिलेशन होता है उस पार्टनरशिप में उन सबको पार्टनर्स बुलाया जाता है. ठीक है. अब फीचर्स क्या होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पार्टनरशिप की? तो सबसे पहला जो फीचर आता है वो ये आता है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन होने ना कंपलसरी है. देखिए ये चीज तो लॉजिक की है कि एक पर्सन अकेला तो पार्टनर नहीं हो सकता, तो दो पर्सन तो मिनिमम होने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और फिर दो से जितने भी मर्जी ज्यादा है वो हो सकते हैं, बट दो पर्सन होना कंपलसरी होता है. ये सबसे पहला फीचर है, क्योंकि एक पर्सन अपने खुद का पार्टनर नहीं हो सकता. There must be at least two persons to form a partnership, and all such person must be competent to contract. According to Indian Contract Act 1872, every person except the following are competent to contract: minor, persons of unsound mind, person disqualified by any law. मतलब क्या होता है? देखिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म करने से पहले कुछ लीगल चीजें होती हैं जो कि उन लोगों की सही होनी चाहिए, तभी वो बन सकते हैं पार्टनर. तो सबसे पहली चीज, दो पर्सन एटलीस्ट होने एक पार्टनरशिप में बहुत जरूरी होते हैं. ठीक है. अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना कॉम्पिटेंट होने चाहिए. अब कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, 18 ये आप याद रख सकते हैं कि उसके तहत ये है कि हर एक पर्सन बन सकता है पार्टनर, एक्सेप्ट कौन नहीं बन सकता? एक तो माइनर नहीं बन सकता, दूसरा अनसाउंड माइंड. इट मीन्स जो मतलब जिसकी थिंकिंग की पावर सही नहीं है, जो हम कहते हैं ना पागल है ये वो, ऐसे पर्सन्स जो है वो पार्टनर नहीं बन सकते. एंड थर्ड चीज, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, मतलब कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रखा हो तो वो पर्सन जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता. एक्सेप्ट इन तीन कैटेगरीज के अलावा हर एक तरीके के जो पर्सन्स हैं वो पार्टनर्स बन सकते हैं. ठीक है. लास्ट थिंग, फर्स्ट पॉइंट में ये है कि मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स के 50 हो सकते हैं, इससे ज्यादा पार्टनर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकते. जैसे मिनिमम देखिए उन्होंने आपको बता दिया है कि 2 होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 50 है. तो 2 से लेकर 50 तक पार्टनर्स रेंज करते हैं. ठीक है. जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट का शेयर भी बटेगा, बट उस हिसाब से क्या पता प्रॉफिट भी ज्यादा हो ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. अब सेकेंड फीचर क्या आता है? एग्रीमेंट. पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ऑरल. मतलब जो एक पार्टनरशिप होती है वो एग्जिस्टेंस में किस तरीके से आती है? दो फॉर्म होती हैं. देखिए, सबसे पहले एग्रीमेंट होना तो जरूरी है, बट वो आपके पास दो फॉर्म होती है. या तो आप रिटन एग्रीमेंट कर सकते हो या तो आप ऑरल एग्रीमेंट कर सकते हो. ठीक है. दो ऑप्शन है आपके पास. ये रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है और एक पर्टिकुलर वेंचर क्या है, ठीक है, कि किस लिए वो कर रहे हैं, कोई पर्पस है या फिर एक पीरियड के लिए उन्होंने खोली है वो पार्टनरशिप, वो ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उनके मन की या उनकी मर्जी थी तो उन्होंने खोल ली है, राइट. ये डिपेंड करता है. तो क्या होता है कि जो ये रिटन एग्रीमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड. ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर एग्रीमेंट करने के उनके पास ऑप्शन दो होते हैं, या तो वो रिटन एग्रीमेंट कर सकते हैं या फिर वो ऑरल एग्रीमेंट कर सकते हैं. बट अगर रिटन एग्रीमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड. ओके. उसके बाद लॉफुल बिजनेस, मतलब हमेशा ही जो भी एक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो रही हो वो एक लॉफुल बिजनेस के लिए ही होनी चाहिए, लॉ के अगेंस्ट जाके नहीं होनी चाहिए. तो ये एक एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का. फोर्थ आता है प्रॉफिट शेयरिंग. मतलब कि जो एग्रीमेंट होती है ना
उसी के अंदर ही होता है कि उनको प्रॉफिट्स भी शेयर करने हैं और साथ ही साथ लॉसेस भी शेयर करना है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट्स ही शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों ही शेयर करना उनके लिए मैंडेटरी होता है। ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे एंड दैट्स इट, नो, दोनों चीज़ें ही शेयर करनी है, राइट। और ये एसेंशियल नहीं है कि हर पर्सन ही लॉस शेयर करे। क्या पता उन्होंने आपस में कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया हो कि कोई एक ऐसा एक्सेप्शनल हो जो सिर्फ प्रॉफिट होगा तो वही लेगा और लॉस वो बियर नहीं करेगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि उनकी एग्रीमेंट कैसी है, राइट। अब कुछ राइट्स होते हैं पार्टनर्स के पास। वो क्या राइट होते हैं? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब जो भी वो बिजनेस कैरिड ऑन हो रहा है उसकी जो मैनेजमेंट होती है, मतलब हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं अलग अलग तरीके के, तो हर एक पार्टनर के पास राइट है कि अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आया है, उसमें अपना कैपिटल डाल रहा है और वहाँ से प्रॉफिट्स भी बियर कर रहा है और लॉसेस भी बियर कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट में भी पक्का पक्का पार्ट लेता है एंड एवरी पार्टनर लेता है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो भी चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में लॉस हो रहा है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में जानना एक पार्टनर का राइट होता है। उसे कंसल्ट करना ज़रूरी है कि अगर वो पार्टनरशिप में कहीं पे बाहर जाके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ में उसको कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। थर्ड आता है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो। मतलब प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में उसका राइट है लेना कि वो प्रॉफिट में भी एक शेयर लेता है और लॉस में भी, ठीक है। और एग्रीड रेशियो वो तो ये लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, इक्वल होगा या फिर क्या रेशियो होगा, या फिर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कहीं बार कि किसने कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर एक पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके पास राइट है कि उसे इंटरेस्ट मिलता है उस लोन पे, और एक एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसपे वो भी एग्री हो गया और जिसको उसने लोन दिया वो भी एग्री हो गया, तो उस रेट पे उसे इंटरेस्ट मिलता है। इन केस फिर से देखिए, अगर एक पार्टनर ने एडवांस किया है, मतलब अगर उस पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उस पर मिलेगा। और इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्रीड, इंटरेस्ट इज पेड एट रेट प्रोवाइडेड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दैट इज 6% पर एनम। मतलब कि सबसे पहली बात मिलना तो है ही, पक्का पक्का ये बात तो कंफर्म हो गई कि उसे इंटरेस्ट मिलना है। अब कितना इंटरेस्ट मिलना है वो अगर वो लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे, एग्री नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रेट के ऊपर, ठीक है, तो फिर 6% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि मिलना तो पक्का है कि मिलना है। तो अगर एग्री नहीं हो पाता तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलता है। और लास्ट पॉइंट ये है, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। मतलब कि वो प्रॉपर अपनी भाई हमें नोटिस दे देगा कि मैं इस फर्म में से रिटायर कर रहा हूँ, और वो नोटिस देने के बाद वो पार्टनर जो है वो रिटायर कर सकता है फर्म में से। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जो कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड। और वो क्या होती है, देखिए, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या है कि हमने पहले भी अभी ये डिस्कस करा कि जो वही पार्टनरशिप होती है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू ही साइन हो रही होती है। तो उस एग्रीमेंट में आने के लिए उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ऑरल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं या फिर वो रिटन एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। पर डिस्प्यूट मतलब आगे जाके कोई लड़ाई झगड़े ना हो, है ना। तो इसीलिए अगर पार्टनरशिप डीड हो ना स्टूडेंट्स, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो एक तरीके की तरह प्रूफ की तरह काम करता है, राइट। तो इस रिटन डॉक्यूमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर एक पार्टनर उसको साइन करता है और उसके अंदर जो भी क्लॉजेस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो क्या है ना कि जैसे आगे जाके उन पार्टनर्स के बीच में किसी भी पॉइंट को लेके डिस्प्यूट हो जाता है, जो कि हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सॉल्व करने में ये बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें हर एक पार्टनर ने साइन कर रखा है। तो हर एक पार्टनर ने पहले अच्छे से वो सारे क्लॉजेस रीड कर लिए होंगे, उन सब पे एग्री किया होगा, तभी वो साइन किया होगा उन्होंने, राइट। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर मतलब नेम भी आएगा उसमें, डिस्क्रिप्शन आती है और एड्रेस आ जाता है पार्टनर्स का, राइट। मतलब जहाँ पे उनका नेम है, एड्रेस है पार्टनर्स की, वो सब लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी होता है एड्रेस वगैरह की कहीं पे नीड पड़ जाती है, और नेम तो ऑब्वियसली बात है आता ही है।
फिर फर्म के बारे में पूरा आया होता है कि नेम क्या है और एड्रेस क्या है फर्म का, ये सब बताया जाता है। फिर जो प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस का वो बताया जाता है कि कहाँ पे वो बिजनेस जो है वो मेनली है, प्रिंसिपल प्लेस क्या है बिजनेस का वो लिखा जाता है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस बताया जाता है कि क्या नेचर है बिजनेस का जो भी फर्म कैरी ऑन कर रही है, किस चीज़ का बिजनेस करा जा रहा है, राइट। फिर कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो भी डेट होती है ना कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप की, वो बताई जाती है कि किस डेट पे जो है वो बिजनेस जो है वो कमेंस किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भी, अब देखिए कैपिटल तो हर एक पार्टनर ज़रूरी कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट्स होते हैं पार्टनर्स के, फर्स्ट होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चंस आते जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि डिस्क्रिप्शन पार्टनर्स की, फर्म की, क्या प्लेस है बिजनेस का, नेचर क्या है, कब कमेंस हो रही है उसकी डेट, कब स्टार्ट हो रहा है मीन्स, राइट, और कैपिटल कितना कितना कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वेदर वो कैपिटल फिक्स्ड हो या फिर फ्लक्चुएटिंग हो, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया जा रहा हो तो कि दिया जाता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया जा रहा होता है, वो रेट लिखी जाती है ताकि बाद में जाके कोई भी इस चीज़ पे डिस्प्यूट ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना अराइज हो, इसलिए पहले ही हम उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिख के शो कर देते हैं। फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि किस रेशियो में वो लोग शेयर कर रहे हैं, इक्वल होगा तो इक्वल लिख दिया जाएगा, जो भी रेशियो होगा वो लिख दिया जाएगा। फिर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि कंपलसरी था कि उस पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर उनके बीच में रेट डिसाइड ना होगी तो उस केस में 6% इंटरेस्ट मिलेगा ना, पर अगर रेट डिसाइड हो गई तो वो पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे, राइट। फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, मतलब क्या सैलरी है, क्या कमीशन है, वो सब जो पे करी जा रही होती है उससे रिलेटेड भी यहीं पे पहले से ही लिख दिया जाता है। 12th पॉइंट देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब मेथड बाय विच गुडविल ऑफ फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब सबसे पहले गुडविल क्या होती है, गुडविल मतलब कि जैसे एक बिजनेस है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, उसकी पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज है तो उसे गुडविल कहते हैं। और गुडविल क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरीके की एसेट ही होती है ऑर्गेनाइजेशन के, तो कि वो अच्छा होता है कि जैसे बिजनेस कहीं और भी हम अपनी ब्रांच खोलने में फिर सक्सेसफुल हो पाते, तो कि उससे ना लोगों को ये रियलाइज होता है कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइजेस अच्छे होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो भी मेथड होगा ना कि जब एडमिशन, मतलब नया पार्टनर आ रहा होगा या रिटायर कर रहा होगा या इनकेस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में किस तरीके से गुडविल को वैल्यू किया जाता है उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि हर एक पार्टनर का कोई ना कोई शेयर होता है, तो कि पार्टनर्स की वजह से ही गुडविल बनी होती है फर्म की, तो वो क्या मेथड होगा वो भी पहले से ही क्लासीफाई कर दिया जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कि किस तरीके से जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब यही सेम चीज़ कि अगर एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ हो जाए तो उस टाइम पे किस तरीके से वैल्यूएशन होता है एसेट का, तो ये भी वही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे किस तरीके से एसेट्स को वैल्यू किया जाता है। फिर आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब किस तरीके से जो अकाउंट्स है पार्टनर्स के वो सेटल किए जाएंगे इन केस, देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो पार्टनर रिटायर कर रहा हो, ठीक है, या फिर उसकी डेथ हो गई हो, क्या पता फर्म ही डिसॉल्व हो रही हो, तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म भी तो हो सकता है ना। तो इन तीनों केसेस में किस तरीके से सेटलमेंट किया जाएगा अकाउंट्स का, ये भी पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। फिर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब डेट ऑन विच अकाउंट शेल बी क्लोज्ड एवरी ईयर, मतलब देखेंगे तो हमें पता ही है कि जो अकाउंट्स होते हैं पार्टनर्स के वो हर साल क्लोज होते हैं और फिर न्यू बनते हैं, तो वो जनरली जो माना जाता है वो 31 मार्च का ही माना जाता है कि 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना मतलब कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, जो भी हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो वो सब 31 मार्च पे ही किया जाता है ना। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये चीज़ देखी है अभी ऑलरेडी, कि जैसे उसमें जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या बैलेंस शीट जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, 31 मार्च की डेट पे ही कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। फिर राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर्स की, ये सब भी डिफाइन कर दी जाते हैं कि कितना उनका राइट है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। फिर ड्यूरेशन देखी जाती है पार्टनरशिप की। देखिए 3 ही चीज़ें होती हैं
पार्टनरशिप बनने की, या तो उन्होंने बोला है कि भाई इतने ही पीरियड के लिए बनाएंगे, 1 साल 2 साल या 10 साल जितने भी टाइम के लिए, या फिर उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर पर्पस है उसके लिए उन्होंने वो पार्टनरशिप बनाई है, वो पर्पस फुलफिल होने के बाद ये पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, या फिर उनकी मर्जी थी, उन्होंने अपनी विल के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से पार्टनरशिप बना ली। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है बैंक अकाउंट ऑपरेशन की, मतलब बैंक अकाउंट किस तरीके से जो है वो ऑपरेट किया जाएगा, वो मतलब क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एक पार्टनर सारे के सारे पार्टनर्स ऑपरेट कर लेंगे, है ना, या फिर कोई एनी वन पार्टनर ही ऑपरेट करेगा, राइट, या तो कोई एक पार्टनर करेगा या फिर ओनली वन पार्टनर। मतलब कि 2 ही ऑप्शन है, या तो ऑल पार्टनर्स ऑपरेट कर लेंगे या फिर कोई एक ही पार्टनर बैंक को ऑपरेट करेगा। तो बैंक की चीज़ है, कैश की रिलेटेड चीज़ है, तो ये चीज़ भी पहले ही लिखी जानी थोड़ी ठीक रहती है कि आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन ना अराइज हो, इसलिए ये सब पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या है कि जब डेथ हो जाएगी किसी पार्टनर की तो वो फर्म जो है वो आगे कंटिन्यू करेगी या फिर डिसॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ भी पहले ही लिख ली जाती है कि इन केस अगर पार्टनरशिप के चलते हुए अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में वो फर्म आगे कंटिन्यू होगी या फिर उसी टाइम पे ही डिसॉल्व हो जाएगी, इट मीन्स बंद हो जाएगी, राइट। फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब अगर उनके बीच में कोई भी तरीके के डिस्प्यूट, किसी भी तरीके से लड़ाई हो जाती है, कोई डिस्प्यूट्स हो जाती हैं, तो उसे किस तरीके से सेटल कर लिया जाएगा, राइट। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है, इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी है, एसेंशियल है? सो द आंसर इज नो, एसेंशियल नहीं है वो स्टूडेंट्स। इन केस पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है, उसकी प्रोविजंस अप्लाई हो जाती हैं। क्योंकि हमने देखा भी कि जैसे हमने देखा वहाँ पे अभी पीछे जो क्वेश्चन था वहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे उनको इंटरेस्ट ज़रूर मिलता है, तो अगर उनको इंटरेस्ट हम नहीं सेटल कर पाते, नहीं डिसाइड कर पाते, तो क्या होता है 6% के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट मिल जाता है, राइट। तो वो किस हिसाब से हमने डिसाइड किया था, यही तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। तो यही है कि ऑप्शन है, क्या पता वो लोग ऑरल एग्रीमेंट कर लें, तो अगर ऑरल एग्रीमेंट कर लिया तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगेंगे। नेक्स्ट थिंग इज प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अभी हमने ना 20 थिंग्स डिस्कस करी जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म बताती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स बताती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब, ठीक है। तो वो तो उस केस में था अगर वो लोग पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, पर अभी हमने देखा कि ये भी कंपलसरी नहीं है कि वो लोग पार्टनरशिप डीड बनाए, तो हो भी तो सकता है कि वो पार्टनरशिप डीड ना प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर वो वाला केस हो कि वो लोग पार्टनरशिप डीड ना प्रिपेयर कर रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगते हैं। तो वो कैसे लगते हैं वही मैं अब आपको बता रही हूँ कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास मैटर्स निकल के आए हैं और उसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। सबसे पहला आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब अभी हमने पार्टनरशिप डीड में क्या देखा, हमने ये देखा कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का वो शेयर होता है जो कि उन लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया होता है। बट अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमेशा जो प्रॉफिट है वो हमेशा इक्वली ही डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहाँ पे क्या था, जो भी रेट डिसाइड हुई हो वो लिख लो, बट अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं किया जाएगा, इट इज़ नॉट चार्ज्ड, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम वही था, वहाँ पे तो बोल दिया था कि जो रेट डिसाइड हुई है वो लिख दो, बट in the absence of partnership deed interest on drawings is not charge। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। फोर्थ आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर सेम वही बात आ गई। देखिए लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने लोन दिया था तो उस केस में अगर पार्टनर लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। तो जो यही अभी हमने वहाँ पे कि अगर रेट डिसाइड नहीं हो पाई तो उस केस में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। तो वही सेम चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सिर्फ उस सिचुएशन की बात हो रही है अगर पार्टनर्स ने लोन दिया हो, लोन बाय पार्टनर। इस सिचुएशन की बात नहीं हो रही जब फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया हो। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब ये है कि बेशक प्रॉफिट कम हो
लेस हो और क्या पता लॉस भी हो रहा ऑर्गेनाइजेशन को, फिर भी ये देना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सारी चीज़ें कंपलसरी होती हैं कि वेदर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है उनको या फिर लॉस हो रहा है, उनके लिए कंपलसरी है कि उन्हें वो चीज़ ज़रूर देनी है। तो उसमें से एक चीज़ तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की यही निकल आई है, ठीक है। फिर आता है 5th पॉइंट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, मतलब सैलरी। तो अभी वहाँ पे हमने जहाँ पीछे देखा, हमने ये देखा कि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर जो भी उनका डिसाइड हुई है आपस में कि पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है वो लिख लेंगे, बट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वहाँ पे ये भी नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड है, ठीक है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या है, कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्रीड टू इट, मतलब वहाँ पे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर की अलग सिचुएशन थी, बट यहाँ पे वो ये बोल रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है, किसी नए पार्टनर को लेके आना है, तो सारे के सारे पार्टनर्स अगर एग्री हो जाएंगे, सारे के सारे पार्टनर्स मान जाएंगे उस पार्टनर को लाने के लिए, तो आप लेके आ सकते हो, पर सारे पार्टनर्स उसके लिए एग्री होने ज़रूरी हैं। तो ये 6 थिंग्स हैं जो आपको याद रखनी है। प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नहीं दिया जाएगा, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% के पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, और एडमिशन सिर्फ तब होगा जब सारे पार्टनर्स एग्री कर लेंगे, ठीक है। बट ये सिर्फ कब है, जब हम पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चल रहे हों, 1932 के हिसाब से, जब पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट कर रही। Now the last topic which we are going to discuss in this video is what is the difference between charge against profit and appropriation of profit। तो अभी मैंने आपको क्या ऊपर बताया कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें होती हैं ना, वो कंपलसरी होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि उन्हें देनी ही देनी होती हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो हो गया, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो वो अभी दे भी सकते हैं, बट इनकेस लॉस हो जाए तो मत देना। तो क्या है नेचर, इट इज़ एन एक्सपेंस हैंस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू फॉर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये एक तरीके का एक्सपेंस होता है, तो जो भी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस उस साल का निकल के आ रहा होता है, उसमें से उसको माइनस कर दिया जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को। पर जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका क्या मतलब होता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग पार्टनर्स। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक तरीके का एक्सपेंस है, तो उसे प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, जो रेवेन्यू हो रहा है ना उसमें से माइनस किया जाता है, ताकि हम जो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट कर सकें। और बिल्कुल उसका अपोजिट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें तो हम प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो यहाँ से नेट प्रॉफिट निकल के आया है उसी को ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, ताकि हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, हमें पहले इस एक्सपेंस को, इट मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो उसको पहले हम जो भी रेवेन्यू हो रहा होता है उसमें से माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए, ठीक है। और फिर उसको पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब कहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, मतलब कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है पीएनएल अकाउंट के, और ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इट मीन्स जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें होंगी है तो एक्सपेंस, तो वो डेबिट साइड पे आएगा पीएनएल अकाउंट के, और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली चीज़ है वो भी डेबिट साइड पे ही आएगी, बट वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगी, जो कि हम सीखेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। उसके बाद प्रायोरिटी क्या होती है, अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन। देखिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें होती हैं वो कंपलसरी होती हैं, तो इसीलिए एप्रोप्रिएशन से पहले इनको प्रायोरिटी दी जाती है, और ये करने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो फिर एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें दी जाती हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब प्रॉफिट जैसे देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ज़रूरी है बाय पार्टनर्स पे, तो पहले वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो हम दे देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। जैसे रेंट, पार्टनर से अगर रेंट देना उसको वो देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन हर बार आ रहा है तो ये याद ही हो गया होगा, मैनेजर का कमीशन है, तो ये सब चीज़ें देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद फिर सैलरी या कमीशन दी जाती है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, फिर जो प्रॉफिट रिजर्व्स में हम डालते हैं ना कि आगे जाके लॉस हो जाए तो कुछ प्रॉफिट रिजर्व्स में भी डालते हैं, तो वो आफ्टर चार्जेस को देख के फिर इसको प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो कि समझना इजी है। अगर आप ये समझ लेंगे तो फिर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर होती है तो क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप अपने पास इसको नोट भी करके रख सकते हैं, कई बार 1 मार्क्स में थ्योरी में पूछ लिया जाता है। सो
अब जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। इस वीडियो में मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया है कि स्टार्टिंग क्या है, पार्टनरशिप क्या है, राइट्स क्या होते हैं पार्टनर्स के, फीचर्स क्या हैं पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और मतलब प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट किस तरीके से लगता है, ठीक है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. So if you found this video useful, then please like this video, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon.